कि उमर खालिद और शर्जील इमाम का पिछले 5 साल से ना तो जमानत हो रही है और न ट्रायल शुरू हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जिसने दिल्ली में आग लगवाई, कपिल मिश्रा, उसका वीडियो वायरल हो रहा है और वो न केवल उसको कोई पूछ रहा है बल्कि कपिल मिश्रा मंत्री बन गया है। मेरे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बैठे सम्मानित जजों ने कहा ये इनके पास इन्होंने देश के खिलाफ हैं, ये देश को तोड़ने वाले हैं, इसलिए इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूं जो देशद्रोही है, सुप्रीम कोर्ट से मैं कहता हूं हम भी आपके साथ हैं, पूरा देश देशद्रोही के खिलाफ है। लेकिन देशद्रोही की परिभाषा क्या हो ये सुप्रीम कोर्ट को तय करनी चाहिए। हम तो जानते हैं क्या होती है। मैं आपके साथ 2 बड़े मुद्दे जोड़ना चाहता हूं मेरे दोस्तों। हमारे देश में हमारे देश की संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहता है सबूत के साथ कि चीन ने हमारे बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर रखा है। अरुणाचल का भाजपा का सांसद कहता है, अमित गांव, वो कहते हैं कि वहां पर बहुत बड़े हिस्से पे चीन ने कब्जा कर लिया। पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि भारत के बहुत बड़े हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया। 20 जवान शहादत देते हैं, 76 जवानों के अधमरे हो जाते हैं। 15 जून 2020 को चीन ने कब्जा कर लिया। तो चीन के जमीन से अपनी जमीन बचाने के लिए जवान शहादत दे दें, रक्षा मंत्री संसद में बता दे, अरुणाचल का सांसद चिल्लाए, पेंटागन की रिपोर्ट आए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी ने कहा हमारी न कोई गुस्सा है, न घुस आया है, न हमारी जमीन का एक टुकड़ा किसी के पास है। इसका मतलब अगर राजनाथ सिंह ने संसद में झूठ बोला तो राजनाथ सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अगर हमारे जवानों ने 15 जून 2020 को आत्महत्या की 20 जवानों ने और 76 ऐसे अधमरे हो गए तो उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। अगर हमारे देश के अंदर अरुणाचल के सांसद ने झूठ बोला संसद में तो मुकदमा करके जेल में डाला जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारे जवानों की शहादत मातृभूमि की हिफाजत के लिए हुई। हमारे देश में पेंटागन की रिपोर्ट सच में चीन के कब्जे को लेकर उजागर हुई। अरुणाचल के सांसद ने कहा आने वाली पीढ़ियां थूकेंगी मेरे ऊपर अगर मैं इसको जिक्र नहीं करूंगा तो। और राजनाथ सिंह ने सच बोला। तो कौन है देश का गद्दार? नरेंद्र मोदी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसने भारत का हिस्सा चीन का बता दिया, हम आने वाली कोई सरकार कभी दावा नहीं कर सकती कि चीन के पास हमारा जमीन है। 19 जून 2020 तक जो जमीन चीन के पास थी, इसका मतलब हुआ सुप्रीम कोर्ट, मैं आपके साथ हूं। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप देश की गद्दारी करने वाले नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी करें? अगर आप आदेश करें, मैं आता हूं पिटीशन लेकर, उच्च कोटि के वकील को लेकर। मेरे दिल में बड़ी पीड़ा है, इसने हमारे देश से गद्दारी की और चीन से यारी की। मैं दूसरा जिक्र करता हूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। 14 अगस्त 2015 को पुष्कर सिंह धामी ने एक नक्शा पोस्ट किया भारत का और बहुत बड़ा हिस्सा भारत का चीन के जमीन में दिखाया। ये देश से गद्दारी है या देश चीन से यारी का मामला है? तो मैं दूसरी बात कहता हूं सुप्रीम कोर्ट से, मैं अपील करता हूं, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर देशद्रोह के मामले को आगे चला सके? मैं याचिकाकर्ता बनने के लिए तैयार हूं। और मैं तीसरी अपील करता हूं, हमारे देश के भूभाग के टुकड़े करने में अगर शर्जील इमाम ने टुकड़ा किया है, उमर खालिद ने टुकड़ा किया है, तो मैं दावे के साथ मैं कहता हूं चौरा में फांसी पर लटका दो उन दोनों को। लेकिन अगर टुकड़ा किया है तो इसके लिए तरीका क्या होना चाहिए? आप तो बंद कमरे में बैठे हैं, इसका तरीका है रेफरेंडम होना चाहिए। आप बताएं, देश बताए कि भारत की जमीन को 14 अगस्त 2015 को चीन की जमीन में शामिल करना देश के साथ वफादारी है या देश से गद्दारी और चीन की वफादारी का मामला है? मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, जिसके मन में ईमानदारी होगी, देश के प्रति सोच होगी और जिसके रगों में खून होगा असली, वो कहेगा कि ये देश से गद्दारी और चीन से यारी है। इसी तरीके से राजनाथ सिंह की बात को संसद में, पेंटागन की रिपोर्ट को,
अरुणाचल के सांसद की संसद में बात को और जवानों की शहादत का अपमान करने वाला और हमारे देश में संविधान का अपमान किया, संविधान के मुताबिक जो कसम खाई थी उसका अपमान किया, शहीदों का अपमान किया, भारत माँ का शीश काट करके चीन को दे दिया, तो ऐसे गद्दार के खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूं सुप्रीम कोर्ट आपसे, सम्मानित जजों, मैं भूपेंद्र रावत यदि नरेंद्र मोदी को और पुष्कर सिंह धामी को गद्दार बता रहा हूं, अगर मैं झूठा आरोप लगा रहा हूं, तो इंडिया गेट के चौराहे में मेरे को फांसी पर लटका दे, मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन कारण होना चाहिए, पहले आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। आप हमारे देश में देश के गद्दारों के खिलाफ बहुत कठोर निर्णय ले रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये दो कारण हो सकते हैं। क्या ये तो नहीं है कि भाषण देने वाला उमर खालिद शर्जील इमाम इसलिए बाहर नहीं आएगा क्योंकि मुसलमान है, और देश से गद्दारी करने वाला नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी इसलिए जेल नहीं जाएगा क्योंकि हिंदू है। अगर ये आपकी नियत है तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहता हूं ये असंवैधानिक है। और संवैधानिक यह है, अगर आपको ये जानकारी नहीं है, और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, ये सिर्फ पुष्कर सिंह धामी और नरेंद्र मोदी का मामला नहीं है। यही भाषा हमारा जो लद्दाख का उपराज्यपाल है ब्रिगेडियर मिश्रा, उसने एक भाषण में कहा 1 इंच जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है। ब्रिगेडियर मिश्रा की भाषा भी वही भाषा है जो देश के गद्दारी करने वाले पुष्कर सिंह के नक्शे में और मोदी की भाषा में है। इसका मतलब हुआ कि लद्दाख का ब्रिगेडियर भी देश का गद्दार और चीन का यार है। लेकिन और दुख की बात बताता हूं, कोण में खाज, वहां पर तब हमारा मेजर जनरल भूपेंद्र द्विवेदी बैठे थे जो आज सेना का जनरल है। तो मैं दोस्तों एक बात आपको कहना चाहता हूं, पहले तो मैं सोचता था कि 2007 से हमारे देश की सरकार मानी भाजपा चीन के टुकड़ों पर पल रही है, लेकिन जब ब्रिगेडियर मिश्रा के भाषण हुए हमारी जमीन नहीं है और वहां पर उपेंद्र द्विवेदी बैठा था, तो मेरे दिमाग में और दिल में एक बात आई, हमारे देश की भाजपा सरकार ही नहीं सेना पर भी चीन का जादू बोल रहा है, देश के साथ गद्दारी हो रही है। मेरे दोस्तों मैं आप सब लोगों से अपील कर रहा हूं, कई लोग सोचेंगे भूपेंद्र पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन जाएगा, मोदी को गद्दार बोलने का, पुष्कर सिंह धामी को गद्दार बोलने का, ब्रिगेडियर मिश्रा को गद्दार बोलने का और जनरल उपेंद्र द्विवेदी पर सवाल खड़ा करने का। मैं सारे मुकदमे झेलने के लिए तैयार हूं, बस सुप्रीम कोर्ट की ताकत होनी चाहिए, मेरे पर भी मुकदमा दर्ज करे, मुझे ही मुकदमा में शामिल कर दे, ताकि ये पोल तो खुले, मैं सबूत लेकर आ सकता हूं। तो जो मैंने आपके सामने परोसा, मेरे दिल की कोई मेरे दिल में एक बात है कि देश के गद्दारों को तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। अब सबक सिखाने का तरीका मैं अकेला भूपेंद्र राव तो सिखा नहीं सकता हूं, आप सबों से गुजारिश और अपील करता हूं, उठ खड़े हो जाओ, देश के गद्दारों से देश को बचाओ। और मैं एक बात सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं, हमारे देश के साथ गद्दारी करने वाले, भारत माँ का जमीन चीन को बेचने वाले मुफ्त में नहीं दी, ये जबान स्लिप का मामला नहीं है। तो जो देश से गद्दारी कर रहे हैं वो कुर्सियों पर हैं, और जो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं शर्जील इमाम और उमर खालिद, वो जेल में है, ये न्याय नहीं है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट आपसे अपील करता हूं, इन युवाओं को बाहर आने दो। तुम चाहो तो एक शर्त लगा दो, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, संसद में जाएंगे तो सच बोलेंगे, पहले भी सच बोलते हैं, जेल में भी सच बोलते हैं। तो फिर अगर ये डर है कि वहां जाके सच बोलेंगे तो एक रास्ता निकाल दो, ये चुनाव नहीं लड़ पाए वो रास्ता रख लो। और अगर आप सच में गद्दारों के खिलाफ हैं तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले उस गद्दार को गिरफ्तार करो जो गद्दार भारत की जमीन को चीन की बता चुका है, और वो जिसने कह दिया कि अब चीन की जमीन जो कब्जे में है वो हमारी नहीं है, और उस गद्दार को गिरफ्तार करो जिसने भारत का नक्शे में भारत की जमीन चीन के नक्शे में दिखाई है। तब उसके बाद में अगर शर्जील का भी और उमर खालिद का भी और मेरा भी किसी का नंबर लगता है वो लगाओ, लेकिन पहले बड़े। तो बिल्कुल है सर, सामने सामने आपको दिख रहा है ना, 2 लोग जो बचे जो आए जिनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बोला जा रहा है केस में, और वो बोल रहे कि आप 5 साल जेल में रह लेते तो ये नहीं बताता कि आप संविधान को सही तरीके से पालन कर रहे हैं या आपने कॉन्स्पिरेंसी, आप सही आदमी है, आपको छोड़ा जा सकता है। ये वही कोर्ट है जो ये चीज बोल देते कि हम लोगों को सेंगर के ऊपर बहुत ज्यादा दया आ गई, उसने बहुत रेप कर मर्डर कर दिया। तो क्या ये देश के साथ में गद्दारी का काम नहीं था? आप बताइए।
एक ही इंसान, दोनों ने मर्डर ही किए ना। आपने दोनों को एक जैसी चीजें करते हुए देखा ना। एक ने दिल्ली दंगों में आपने उसको आरोपी समझा दिया, एक ने लड़की का पूरे परिवार मार दिया। दोनों तो मर्डरर ही हुए आपकी नजर में। तो कुलदीप सिंह सेंगर को छोड़ देना, जमानत दे देना, और उमर खालिद को ये चीज बोलना कि तुम अभी भी जेल में रहो और 1 साल बाद आपका बेल आप बाद में अप्लाई करोगे, तो ये क्या मतलब हुआ? आप मुझे बताइए। मतलब दंगाई के समर्थन कर रही हैं आप? मैं दंगाई का समर्थन नहीं कर रही हूँ, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मैं ये चीज बोल रही हूँ। विदाउट इन्वेस्टिगेशन 2 लोगों के ऊपर आप सिर्फ ये आरोप लगा देते हो। और सीए एनआरसी का जो चीजें हुई है सर, आप भीड़ को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? आप मुझे ये बताइए। आपको कैसे पता कि वो भीड़ के पीछे जो दंगे हुए हैं उसके पीछे उमर खालिद ही है? आप बताइए। आपने ये चीज बोल दी कि उन्होंने अपने सीक्रेट कन्वर्सेशंस किए हैं, सीक्रेट सारी सब कुछ करा है। आपको कैसे पता चला ये सारी चीजें? हम लोग प्रोटेस्ट वाले लोग हैं, हमने प्रोटेस्ट देखे हैं सर। हम लोग कंट्रोल करने जाते हैं ना, तो भीड़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है कि उन्होंने ही किया है। अरे उनके कहने से क्या होता है? भी आज तो हम भी कह रहे हैं बीजेपी के सारे लोग क्रिमिनल हैं, वो रेपिस्टों की सरकार है। आप मानेंगे इस चीज को? ये वही लोग है ना, ये रेपिस्ट की सरकार है कि नहीं? आप बताइए। ये संस्कारी लोग हैं। हाँ, संस्कारी लोग हैं, तभी अभी तक अब क्या कहते हैं, अंकिता भंडारी केस में कुछ कर नहीं पाए हैं। अब बहुत संस्कारी हैं। अब संस्कारी हैं इसलिए राम रहीम जैसे लोगों को पैरोल में छोड़ देते हैं। हाँ, आप संस्कारी हैं इसलिए अधिकतर आपके क्रिमिनल्स या तो बेल लेके बाहर होते हैं, या तो पैरोल में बाहर होते हैं, या तो बड़ी बड़ी गद्दियों में बैठे होते हैं जिनके बारे में प्रॉपर एलिगेशंस लगे होते हैं। आप बताइए, ये लोग संस्कारी लोग हैं? और उमर खालिद जैसे लोग, सोनम वांगचुक जैसे लोग जो देश की बात करते हैं, एनआरसी सीए का अगेंस्ट करते हैं। एनआरसी और सीए में आप मुझे बताइए, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ, मुझे पता चला कि पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वहां पे जमा हुए थे। तो आपको गिरफ्तार करना चाहिए, तो सबको कर लेते हैं। मंत्री आप बताइए। टुकड़े टुकड़े गैंग है, उमर खालिद, कन्हैया, सरजील इमाम। अंदर से खोखला आप कर रहे हैं देश को, टुकड़ा टुकड़ा ना आप बांट रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करके टुकड़ा टुकड़ा गैंग जो आप बना रहे हैं, वो आपको वो नहीं दिखता। आपको दिखता ही है कि ये मुस्लिम है। जैसे अभी हुआ ना, शाहरुख खान मुस्लिम है तो उसके ऊपर एलिगेशन लगा दो, उमर खालिद मुस्लिम है उसके ऊपर एलिगेशन लगा दो। सारे देश विरोधी बातें जो करते हैं वो मुस्लिम ही करते हैं। आपने तो ठेका लेके रखा है देश को बचाने का, आपने तो सब कुछ कर रखा है, इसलिए आपका मुंह नहीं खुलता ट्रम्प के सामने। जब आप ही के लोगों के ऊपर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी जाती है, 300% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी जाती है। ट्रम्प ये चीज बोल देता है कि अगर आप हमसे क्रूड ऑयल नहीं खरीदोगे तो इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। और मोदी जी ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं कि ट्रम्प जी हमने तो समर्पण, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं आपको, आपके सामने झुक के माफी मांगते हैं, आप जैसा बोलोगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। वही तो मैं बोल रही हूँ, जब क्रूड ऑयल आपको रशिया से बहुत कम दामों में मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? पहले आप बताइए, मिल रहा था ना? और अगर वही क्रूड ऑयल हमको अमेरिका आज देता है तो वो महंगे में देगा कि नहीं देगा? आप मुझे बताइए। तो आपको देश की तरक्की, जो चीज सस्ती में हमको मिल रही है, सस्ता में खरीदनी चाहिए, महंगे में खरीदनी चाहिए? आप मुझे बताइए। खरीदनी चाहिए ना सस्ते में। तो आपने मुंह से क्यों नहीं बोला ट्रम्प के सामने? जब ट्रम्प 10 मीडिया के सामने ये चीज बोल सकते हैं कि मोदी बहुत अच्छा इंसान है, पर मोदी को पता है कि मैं इस चीज से मुझे इस चीज से हर्ट हुआ है कि हम ये चीज बोल रहे हो कि हम लोग नहीं खरीदेंगे। और अगर आप नहीं खरीदते हो हमसे क्रूड ऑयल, तो आपके लिए आने वाला टाइम बहुत बुरा होने वाला है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो वेनेजुएला के ऊपर कब्जा कर सकते हैं तो वो इंडिया के ऊपर भी कब्जा कर सकते हैं। ट्रम्प जी हमारे मोदी जी तो विश्व गुरु। अरे तो आप क्यों झुक रहे हैं? वही तो मैं बोल रही हूँ, विश्व गुरु है, आपको झुकना नहीं चाहिए था। मैं तो बोल रही हूँ ना, रिस्पॉन्स करना चाहिए था। मैं तो मोदी जी, मैं तो बोल रही हूँ सर, आप तो छोटा बोल रहे हैं, मैं तो बोल रही हूँ मोदी जी सर्वोपरि। मोदी जी के आगे कोई नहीं बोल सकता, मोदी जी का ही डिसीजन चलेगा। तो मोदी जी का जब पूरे देशों में विदेशों में सब कुछ उनका काम चल रहा है, उनके डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो मोदी जी ने क्यों नहीं बोला ट्रम्प को कि हम तुमसे क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे? क्यों नहीं बोला? बोलना चाहिए था ना। डर गए? अब हो सकता है डर गए। मैं तो ये भी नहीं बोल रही हूँ, मैं तो अभी मैं बोल रही हूँ कि अभी बोल दे, अभी भी बोल दे, लेकिन हिम्मत नहीं है ना सर, क्योंकि आप उस लेवल तक पहुंचे नहीं है। आप अभी भी डेवलपिंग, बिल्कुल सबके अभी जितने भी लोग, आप अभी जितनी भी कॉन्स्पिरेसी देख रहे हैं ना, आप ये दोगला चरित्र देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का भी, आप ये दोगला चरित्र देख रहे हैं सरकार का भी। और साफ इतने होने के बाद भी लोग अगर अंधे बन के घूमे इस चीज के लिए कि सरकार हमारी बात करती है, सरकार प्रोटेस्ट करने का राइट देती है, सरकार डेमोक्रेसी वाली बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, रिपब्लिक होने की बात करती है, इंडिपेंडेंट होने की बात करती है, तो आप बहुत बड़ी
और बहुत बड़ी गलतफहमी पाल के रखे हैं, क्योंकि सामने सामने दिख रहा है। उसके बाद भी अंधभक्तों को क्या समझ में नहीं आने वाला है। अंधभक्त यही बोलेंगे कि हाँ दिल्ली दंगे, जिनको दिल्ली दंगों का डी भी नहीं पता होगा कि क्या हुआ, लोग क्यों बैठे, क्या था एनआरसी, क्या था सीएए, क्यों लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिनको ये भी नहीं पता होगा वो भी आके ये चीज बोलेंगे कि उमर खालिद ने गलत किया और उसका फायदा उठा रही है सरकार, उसका फायदा उठा रही है सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले तो उम्मीद थी कल कि हो सकता है बेल मिल जाए, क्योंकि काफी टाइम से 5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, बेल अभी तक नहीं दी गई है। और आप देख रहे हैं लगातार कैसे आप दूसरे अक्यूज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोर्ट कैसे फर्क करती है हर अक्यूज में। कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट ये आया है कि हमने हर किसी को अलग अलग तरीके से देखा है, ये सबको एक मापदंड में नहीं नापा है। तो कमाल की बात ये है कि वो ये कह देते हैं कि बहुत ज्यादा सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन रहे उमर खालिद वगैरह। तो सवाल ये उठता है कि आप दूसरे जो अपराधी हैं उनको ऐसे कैसे देख लेते हैं और उनको बेल कैसे आप दे देते हैं, क्योंकि लगातार आप इसी सरकार में ये चीज देख रहे हैं कि राम रहीम पैरोल में बाहर रहते हैं हर बार, है ना। कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिल जाती है ना। तब ये चीज नहीं बोली जाती कि आप 7 साल तक अंदर है, तो ये जाहिर नहीं हो सकता कि आपने कानून को पूरी तरीके से पालन किया है। तो ये वही सरकार है, ये वही कोर्ट है जो एक तरफ कुलदीप सिंह सेंगर को छोड़ते हैं और एक तरफ उमर खालिद जैसे लोगों को सिर्फ एक टेररिस्ट बना के यूएपीए लगा के अंदर डाल देते हैं। और बाद मैंने जब उमर खालिद का अभी मैंने जब देखा तो पता चला कि उमर खालिद ने बहुत इमोशनल होके ये चीज कही कि अब यही लाइफ है, यही करना है। आप देखिए, जो डेमोक्रेसी की बात करेगा, जो लड़ाई लड़ेगा, वो भी सीए की लड़ाई लड़ रहे थे। अब गलत तरीके से आरोप लगाना कि पूरा चक्का जाम उन्होंने किया, ये सारे एलिगेशंस लगाना तो आपके ऊपर है ना। आपने ऐसा कोई अभी तक एविडेंस नहीं पास किया कि क्या सच में उन्होंने ऐसा किया या नहीं। और कमाल की बात यह है कि ये वही सरकार है जो रेपिस्टों से भरी पड़ी है, हाँ ये जो क्रिमिनल से भरी पड़ी है। अभी भी रिसेंट में जो मुद्दा हमारा अंकिता भंडारी का चला, उसमें भी पता है कौन किसने किया है, पर उसको अंदर नहीं डाला जा रहा है। और कुलदीप सिंह सेंगर को छोड़ दिया जाता है, वो तो मुश्किल से हम लोगों के ग्राउंड में उतरने के बाद पता चला और कोर्ट ने वापस ली अपनी वर्डिक्ट। तो क्या उमर खालिद के लिए लोग सड़कों पर उतरेंगे, सवाल ये भी उठता है, क्योंकि लोग सड़कों पर तब उतरते हैं जब उन्हें लगता है कि उतरना चाहिए। अब उन्हें लगता है कि उमर खालिद ने गलत किया है, पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन डाल दिया गया है मुस्लिम है तो इन्होंने गलत ही किया होगा। लेकिन कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि उमर खालिद ने जो साजिश रची थी उसका अंजाम हाँ, कपिल मिश्रा के ऊपर भी एफआईआर हुई है, ऊपर वाले कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। कपिल मिश्रा ने क्या बोला था कि आज हमको ये पुलिस रोक रही है, कल को ये पुलिस भी नहीं रोक पाएगी हमको। उसने बयान दिया था ना ये चीज, तो इसका मतलब क्या है, वो भी तो आपको खुलेआम धमकी दे रहा है, लेकिन कहाँ बैठा हुआ है वो, आप उसको भी देख रहे हैं। तो इसमें आप दिखता है ना दोगलापन सरकार का, कि कौन सरकार के लिए बात कर रहा है, कौन किसके लिए बात कर रहा है। आप चाहते, जो लोअर कोर्ट्स ने ये चीज बोली थी कि इनके ऊपर एफआईआर होने चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए, बोला था कि नहीं? मिश्रा जी के ऊपर हुआ कोई केस? नहीं, क्योंकि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं वही है। इसलिए उमर खालिद जैसे लोग सर, वो रेशनल लोग हैं, वो चाहते हैं, वो सीए का अपोज करते हैं। और सिर्फ वही तो नहीं ना, तमाम लोग थे, और वो 5 अक्यूज जिनको छोड़ा गया वो भी तो उसी केस में अंदर थे ना। तो उनमें और इनमें आप क्या फर्क कर रहे हैं मेजर, आप मुझे ये बताइए। लेकिन कपिल मिश्रा कह रही हैं कि दिल्ली को जलाने की साजिश रची थी, उसका आज इनको मिला है वो अंजाम। हाँ, और दिल्ली को जलाने की साजिश आपको दिख रही है, आप अपने बयान नहीं देखते मिश्रा जी। हाँ, आप अपनी हरकतों को आपने आज तक नहीं देखा कि आप क्या क्या करते हुए आए हैं। जो आप बयान देते हैं वो क्या देश प्रेमी बातें कर रहे हैं आप, वो भी तो देश विरोधी बातें हैं ना। ये चीज बोलना कि आज हमको ट्रम्प की वजह से हम यहाँ पे रुक गए हैं, आज पुलिस इसकी वजह से हम रुक गए, कल को ये हमको पुलिस भी नहीं रोक पाएगी, ये देश विरोधी बातें हैं कि नहीं है? यूएपी इसमें लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, आप बताइए। जिन जिन लोगों के ऊपर हम लोग बोलते हैं उनके ऊपर यूएपी लगना चाहिए। जिस इंसान ने, जिस संघ ने सीजीआई के ऊपर जूता फेंक दिया, उसके ऊपर भी आज तक यूएपी नहीं लगा। आप उमर खालिद जैसे लोगों के ऊपर यूएपी लगा देते हो, आप सोनम वांगचुक जैसे लोगों के ऊपर यूएपी लगा देते हो, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कर ही नहीं रहे हैं, जो सिर्फ अपने मुद्दों की बातें रख रहे हैं। भाई, यहाँ पे राइट टू प्रोटेस्ट हम लोगों को डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ने दिया है ना, आप बताइए। प्रोटेस्ट करने का हक, चक्का जाम करने का हक, हर चीज का हक, स्ट्राइक करने का हक, हम लोगों को हर चीज का हक कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है ना। ऐसा कौन सा उल्लंघन हो गया वहां पे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। या तो